दोस्तों नमस्कार। आज फिर आपसे कुछ चर्चाएं करना चाहता हूं। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है, ये मंजिल नहीं है। और इस सफर में बाधाएं, रुकावटें और समस्याएं आती ही रहती हैं। और हम जो भी लक्ष्य बनाते हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, बहुत सारी बाधाओं को पार करना पड़ता है, बहुत सारी रुकावटों को हटाना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि जब हम इस जीवन संघर्ष में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को 2 बार प्राप्त करते हैं। और आप सुनकर थोड़ा आश्चर्य कर रहे होंगे कि 2 बार कैसे प्राप्त करते हैं। हम 2 बार सफल होते हैं। पहली बार हम अपने मन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, अपने मस्तिष्क में अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, और बाद में उसी शक्ति से उसका मैनिफेस्टेशन होता है और भौतिक स्तर पर भी हम उसे इस दुनिया में प्राप्त करते हैं और सफल होते हैं। तो दोस्तों, जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं तो हमारे मस्तिष्क में 2 ऑप्शंस होते हैं जब समस्याएं आती हैं। एक ऑप्शन वो होता है जब हम विचार करते हैं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल है, आने वाली बाधाओं और समस्याओं का समाधान करना मुश्किल है, और हम वहीं पर ऊब जाते हैं, थक जाते हैं और छोड़ देते हैं। यानी हम सबसे पहले अपने मन में ही हार मान लेते हैं, अपने मन में ही असफल हो जाते हैं और बेमन से आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन बीच में ही हम उसे छोड़ देते हैं, संघर्ष के आगे हथियार डाल देते हैं और सरेंडर कर देते हैं समस्याओं के आगे। और फिर कहते हैं कि दूसरों को दोष देते हैं, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, पूंजी हमारे पास नहीं है, लोग हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है। तरह तरह के बहाने बनाते हैं और असफल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने मन में ही असफल हो जाते हैं। हम पहले ही ऑप्शन को चूज कर लेते हैं कि ये हमसे नहीं होगा। और वही सेम लक्ष्य दूसरे लोग जो सफल हो जाते हैं, जब समस्याएं आती हैं तो अपने मन में अब दूसरा विचार जो है, दूसरा थॉट जो है, उसको चूज करते हैं कि कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहो, सफर में आगे बढ़ते रहो, समस्याओं का समाधान होता रहेगा, यात्रा को जारी रखो, रुकावटें दूर होती रहेंगी, कदम दर कदम हम बढ़ाते रहेंगे और बाधाएं दूर होती रहेंगी। तो एक बार तो अपने मन मस्तिष्क में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और इसी तरीके से समस्याओं का समाधान करते हुए, बाधाओं को रौंदते हुए, रुकावटों को हटाते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं और फिर भौतिक स्तर पर सफल हो जाते हैं, क्योंकि वो मानसिक स्तर पर ही सफल हो चुके हैं। दुनिया में सफलता का जो सारा खेल है और असफलता का जो सारा खेल है, वो मनोवैज्ञानिक है। यद्यपि वो भौतिक स्तर पर ही हमें दृष्टिगोचर होती है, दुनिया भौतिक स्तर पर ही देखती है कि आप कितने सफल हुए या असफल हुए, लेकिन उसका निर्णय मानसिक स्तर पर हो जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से ही हम इस बात को डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की बातें, निराशावादी बातें करते रहते हैं कि रियलिस्टिक रहना चाहिए, यथार्थवादी रहना चाहिए, ये ख्याली पुलाव नहीं बनाने चाहिए, ये बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ, वगैरह वगैरह, एक्सेप्टा एक्सेप्टा। इस तरीके की बातें करने वाले लोग निराशावादी होते हैं। इस तरीके की बातें करने वाले लोग अपने आप में कमजोर होते हैं। इस तरीके की बातें करने वालों का विल पावर, इच्छा शक्ति बहुत दुर्बल होती है और अपनी कमजोरी को, अपनी कमजोर इच्छा शक्ति को और अपनी दुर्बलताओं को छिपाने के लिए वो यथार्थवाद का सहारा लेते हैं और बड़े बड़े सपने देखने वालों को कल्पनाओं में खोया हुआ मानते हैं और
उन्हें स्वप्न दृष्टा मानते हैं कि वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन दरअसल वो अपनी कमजोरियों को ही छुपा रहे होते हैं, अपनी असफलताओं के लिए ही बहाने गढ़ रहे होते हैं। ये दुनिया जितनी भी तरक्की कर चुकी है आज, चाहे हम चांद पर पहुंच चुके हों या मंगल पर हमने अपना रोबो भेज दिया हो, या हम कहीं दूसरे ग्रह पर कॉलोनियां बसाने के सपने देख रहे हों, या हम हवाई जहाज में उड़ रहे हों, कारों में चल रहे हों, या समुद्र में पनडुब्बियों में समुद्र के अंदर हम घूम रहे हों, ये सारी चीजें स्वप्न दृष्टाओं ने ही संभव बनाई है। ये इन सारी चीजों को उन्हीं पागलों ने, उन्हीं दिवा स्वप्न देखने वालों ने ही मुमकिन किया है। भौतिक जीवन में आज हम जिन सुख सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से आज तमाम मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हमारे सामने हैं, ये सब वही स्वप्न दृष्टा लोगों ने बनाए हैं, इन्वेंट किए हैं, खोज किया है और उसका आविष्कार किया है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी जो है वो एक मैनेजमेंट है, उसका मैनेजमेंट करना है। इसके लिए आपने एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर टर्म सुना होगा, टाइम मैनेजमेंट। लेकिन अगर आप गहराई से देखें, थोड़ा विचार करें, तो टाइम प्लस मैनेजमेंट, टाइम का जब आप मैनेजमेंट करते हैं, समय का जब आप प्रबंधन करते हैं, तो समय किससे बना है? मनुष्य का जीवन 70, 80, 90 वर्ष होता है। तो ये 90 वर्ष जो संभावित जीवन है, ये समय का तो ये एक हिस्सा है। तो जब आप समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो आप एक्चुअली लाइफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, जीवन प्रबंधन की बात करते हैं। समय प्रबंधन वास्तविक रूप में जीवन प्रबंधन है। समय प्रबंधन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप किस प्रकार से अपने दिन के 24 घंटे को गुजारते हैं, किस प्रकार से आप अपने महीने के 7 दिन महीने के 30 दिन गुजारते हैं, और किस प्रकार से आप साल के 365 दिन का प्लान करते हैं। इसी से आपके जीवन की सफलताएं या असफलताएं निर्धारित होती हैं, तय होती हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जिससे हम लाइफ मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि इस समय हमारा सबसे मूल्यवान समय का सबसे मूल्यवान उपयोग हमारा क्या है? ये प्रश्न हमें पूछना ही पड़ेगा अपने आप से। इसके लिए एक ABCDE तकनीक है जो कि ब्रायन ट्रेसी ने बताया है, उसकी टाइम मैनेजमेंट की एक बुक है, कि आपके कुछ काम ऐसे होते हैं जो अत्यावश्यक होते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो अत्यावश्यक भी होते हैं और महत्वपूर्ण भी होते हैं। तो ये कामों की श्रेणी में आप उन कामों को रखिए जो आपके अत्यावश्यक भी है, यानी अभी कर देना है, और महत्वपूर्ण भी है। बी श्रेणी में आप ऐसे कामों को रखिए जो कि अत्यावश्यक तो नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है। अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण में ये अंतर है कि अत्यावश्यक कार्य त्वरित रूप से उसी समय करना जरूरी होता है, लेकिन महत्वपूर्ण कार्य, जैसे आपको महीने के अंत में किसी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देनी है, तो आज आप 10 तारीख है, अभी उसे टाल सकते हैं। आप 25 तारीख को, 28 तारीख को, 30 तारीख की रात में उस रिपोर्ट को बना सकते हैं और पेश कर सकते हैं। वो महत्वपूर्ण तो है लेकिन अत्यावश्यक नहीं है। तो महत्वपूर्ण कामों को आप बी श्रेणी में रखिए। सी श्रेणी में ऐसे काम हैं जो आवश्यक तो हैं लेकिन वो आपकी कंपनी को या आपके कैरियर को कोई योगदान नहीं देते हैं। जैसे आप अपने कोलीग्स से बातें करते हैं, आप पेपर पढ़ते हैं, अपने ईमेल चेक करते हैं, ये सब काम ठीक है, आपके लिए जरूरी हो सकते हैं, आनंददायक हो सकते हैं, लेकिन इन सब कामों से ना आपके कैरियर को कोई योगदान होता है और ना आपकी कंपनी या जिस भी विभाग में आप करते हैं उसमें कोई योगदान होता है। ये सी श्रेणी के कार्य हैं, इन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं। और डी श्रेणी में
ऐसे कार्य आते हैं जो कि जैसे आप ड्यूटी टाइम पे शॉपिंग करने चले जा रहे हैं, मोबाइल में कोई अपनी पसंदीदा फिल्म देख रहे हैं, ये सब काम जो है वो अनावश्यक काम है। डी शेड्यूलिंग के काम आपको ऑफिस टाइम में या अपने कार्य समय में नहीं करने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ई शेड्यूलिंग में वो काम आते हैं जो आपको करने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। वो बुरी आदतें होती हैं और बुरी आदतों को छोड़ना ही पड़ेगा। तो एक तो ये ABCDE तकनीक हो गई जो कि लाइफ मैनेजमेंट में बहुत काम आती है। अर्थात जो आपका अत्यावश्यक और सब महत्वपूर्ण कार्य है उसे सबसे पहले करिए। इसी से रिलेट कर दीजिए एक दूसरा पेरेटो का सिद्धांत है। पेरेटो का सिद्धांत 80-20 का सिद्धांत है कि आपके 20% कार्य 80% रिजल्ट देते हैं और आपके नीचे के 80% कार्य 20% रिजल्ट देते हैं। तो आपको ये छांटना है कि आपके सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य जो हैं वो 20% कौन से हैं, यानी 10 कार्यों में वो 2 कार्य कौन से हैं, वही आपके कैरियर को, आपकी कंपनी को, आपके संगठन को 80% योगदान देते हैं। उन 2 कार्यों को अर्थात मोस्ट इम्पॉर्टेंट कामों को आप अपने आप से पूछिए कि अगर मुझे 15 दिन की छुट्टी पर जाना है तो और आज ही मैं ऑफिस में हूँ तो मैं वो कौन सारे काम कर डालता। तो वही आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है। उन कामों को आप सबसे पहले करिए। और वो ज्यादातर देखा गया है कि सबसे मुश्किल काम भी वही होते हैं जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होते हैं। वो 20% काम आपको 80% रिजल्ट देते हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग नीचे के 80% कामों में उलझे रहते हैं, करते रहते हैं और वो क्योंकि आसान होते हैं इसलिए वो उन 80% कामों को करते रहते हैं और वो उनको ज्यादा रिजल्ट नहीं देते हैं, वो 20% ही रिजल्ट देते हैं। इसीलिए ना तो अपने कैरियर में ज्यादा योगदान दे पाते हैं, ना ही अपनी कंपनी को ज्यादा योगदान दे पाते हैं। तो ये लाइफ मैनेजमेंट है। मैं टाइम मैनेजमेंट को लाइफ मैनेजमेंट ही कहता हूँ। इसको करने के लिए आपको जो है पैरेटो के नियम को जरूर फॉलो करना चाहिए और ABCDE तकनीक को भी फॉलो करना चाहिए कि जो सबसे अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण काम है उन्हें सबसे पहले निपटाइए। ये 2 तकनीक ऐसी है जिससे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और लाइफ मैनेजमेंट कर सकते हैं। दूसरा जहां से मैंने शुरू किया था कि सारा संघर्ष मानसिक स्तर पर पहले होता है, सारी लड़ाई मानसिक स्तर पर पहले लड़ी जाती है, सारी कठिनाइयां मानसिक स्तर पर पहले झेली जाती हैं, सारी समस्याओं का समाधान मानसिक स्तर पर ही पहले किया जाता है। यानी सबका लब्बो-लुआब ये है कि मैं कर सकता हूँ। ये विचार जब मन में आता है, जब आप इस विचार को चुनते हैं कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, तब आप जो है उसको भौतिक स्तर पर भी करने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए मैं यही इसमें पूरा विश्वास रखता हूँ कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना पड़ेगा, अपनी शक्तियों पर विश्वास रखना पड़ेगा, अपनी योग्यताओं पर विश्वास रखना पड़ेगा। और एक ही बाहर की जो घटनाएं होती हैं उस पर लोग दोनों तरीके से प्रतिक्रियाएं करते हैं। वो वैचारिक प्रतिक्रियाएं ही होती हैं और वही प्रतिक्रियाएं बता देती हैं कि व्यक्ति भविष्य में सफल होगा या असफल होगा। जैसे एक घटना मैं आपको बताता हूँ कि एक व्यक्ति के घर पर आग लग गई और हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग थे। उनका छोटा बेटा 5-6 साल का घर पर था और कहीं से माचिस पा गया था, उसी को जला जला के फेंक रहा था और पेपर्स उधर रद्दी पेपर्स रखे थे उसमें आग पकड़ ली और वो बच्चा जो था वो तो निकल गया बाहर और पड़ोसी को हाथ पकड़ के ले आया। तो पड़ोसी ने देखा कि आग लग गई है, तो लोगों ने बहरहाल आग
बुझ गई, लेकिन उसमें घर के ज़्यादातर सामान, कपड़े और फर्नीचर वगैरह सारी चीज़ें जल गई। तो जब हस्बैंड वाइफ दोनों आए तो वो वाइफ जो है वो रोने लगी कि अरे उसकी सारी कीमती कीमती साड़ियाँ और तमाम फर्नीचर और सोफे बेड ये सब जल के खाक हो गए थे। कूलर एसी सारी चीजें एकदम काली हो गई थी जलकर। लेकिन हस्बैंड जो था वो मुस्कुरा रहा था, बहुत खुश था। तो पड़ोसी ने उससे पूछा कि इतना नुकसान हो गया आपका और आप मुस्कुरा रहे हैं, खुश क्यों, ऐसा क्या कारण है? उसने कहा यार कारण सिंपल है, मेरा एक बेटा जो है, जो मेरा सबसे कीमती सरमाया है, इसको तो कुछ नहीं हुआ, एक छाला भी नहीं पड़ा है। ये तो बहुत खुशी की बात है यार कि मेरा बेटा सही सलामत है, इतनी ज्यादा आग लगी और उसे कुछ नहीं हुआ, ये तो बहुत खुशी की बात है, जश्न मनाने की बात है यार। और कहा आपकी वाइफ तो रो रही हैं, देखिए सुबह सुबह कर रो रही हैं कि सारा कीमती सामान हाय तौबा मचाए हुए हैं, सब इतना नुकसान हो गया। तो देखिए एक ही घटना थी, आग लगी थी और उस पर हस्बैंड वाइफ की के रिएक्शंस कितने अलग अलग थे। ये रिएक्शंस क्यों अलग अलग थे? क्योंकि हस्बैंड ने अपने माइंड को किस तरीके से कंडीशन किया था, वो हर चीज में पॉजिटिविटी को देखता था, और वाइफ ने अपने माइंड को किस तरीके से कंडीशन किया था कि कोई भी घटना होती थी उसमें निगेटिविटी ढूंढ लेती थी। तो इसमें तो निगेटिविटी सामने ही थी, इतने सारे माल जल गए थे, लाखों का नुकसान हो चुका था। तो लेकिन हस्बैंड ने उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ ली और खुश था कि मेरा बेटा सही सलामत है, मेरा सबसे कीमती सरमाया जो है वो अछूल है, इंटैक्ट है, तो मुझे खुश होना चाहिए। लेकिन आप दुखी होकर रोकर सीना पीट कर भी क्या कर सकते हैं? क्या उन राख हो गए सामानों को फिर उस राख को बदल सकते हैं? उन सामानों में जो फर्नीचर जलकर खाक हो गया, जो कीमती कपड़े जलकर खाक हो गए, क्या उनको फिर आप पुरानी स्थिति में पहले जैसी ला सकते हैं? चाहे रोइए पीटिए, चाहे सर पटकिए, चाहे मर जाइए, वो सब कुछ नहीं, अब सब ऐसे ही रहेगा। तो क्यों ना हम जो घटनाएं हमसे रिलेटेड हैं, हमारे इर्द गिर्द होती हैं, चाहे वो घटनाएं मनोवैज्ञानिक हो या भौतिक हो, उन घटनाओं पर पॉजिटिव रहने से हमें फायदा ही फायदा है, हम खुश रहेंगे। ये अगर हम असफल हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं, तो फिर से हमें धूल उल झाड़ के खड़े हो जाना चाहिए कि अभी जीवन तो बचा है, अभी तो 25 साल के ही हैं, एक बार असफल हो गए तो क्या है, अभी तो 50 साल और जीना है, अभी कितने अवसर आएंगे, कितने संघर्ष करने हैं, इसका रोना क्या रोए? अभी तो 40 साल के ही हैं, अभी तो 50 साल के ही हैं, अभी तो 60 साल के ही हैं। आगे आपको आइंस्टीन जो है 85 साल की एज में वायलिन बजाना सीख रहे थे, बर्नार्ड शा 90 साल की एज में पेड़ पे चढ़ना सीख रहे थे। तो सीखने की तो हमेशा एज रहती है, और आदमी सीखता अपनी असफलताओं से ही तो है, सीखता अपनी डिफीट से ही तो है। कहाँ से सीखता? अपनी गलतियों से ही तो सीखता है। गलतियां करना कोई गलत नहीं है, लेकिन गलतियां करके उससे ना सीखना बहुत बड़ी गलती है। गलतियां करने के बाद उससे सीख लेना कि आगे इस प्रकार की गलतियां नहीं करेंगे, यही सबक जो है आपको आगे सफल बनाता है। तो हमारी बात वहीं से चली थी कि जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में समस्याएं आती रहती हैं, कठिनाइयां आती रहती हैं, परेशानियां आती रहती हैं, मुसीबतें आती रहती हैं, लेकिन जो वीर हैं, जो बहादुर हैं, जो साहसी हैं, जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, जो घटनाओं में हमेशा पॉजिटिविटी को देखते हैं, वो इन कठिनाइयों से, इन मुसीबतों से, इन बाधाओं से, इन रुकावटों से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए अंततः विजयी होते हैं, और वही विजय पथ पे चलने के हकदार हैं। जो साहसी हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, वही लोग अंत में विजयी होते हैं।
विजय का इतिहास उठा के देख लीजिए। जिन लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं, जिन लोगों ने अपने सपनों को सच किया है, वो हमेशा पॉजिटिव रहे हैं, वो हमेशा मेहनती रहे हैं, वो हमेशा अपनी गलतियों से सीखते रहे हैं, वो हमेशा हार को स्वीकार करते रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर नई उमंग, नए जोश के साथ उड़ खड़े हुए हैं और अपने लक्ष्य पर पहुंच कर ही दम लिया है। चाहे जिस सफल व्यक्ति की जीवनी को पढ़ लीजिए दोस्तों, यही रहा है, यही इतिहास रहा है। और अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करता हूँ और पूरा विश्वास करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।